पढ़ भाई पॉइंट नंबर 4। Formation of subsidiaries to act as agents. A company may sometimes be regarded as an agent or trustee of its members or of another company and may therefore be deemed to have lost its individuality in favor of its principal. Here, the principal will be held liable for the acts of the company. देखो कई बार क्या होता है, ये कंपनी है, ये एक दूसरी कंपनी को बनाती है अपने एजेंट के जैसे काम करने के लिए। प्रिंसिपल ए खुद बन जाती है, एजेंट इसको बना देती है। ठीक है, व्हाट इज प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप? दैट दिस कंपनी इज इन फैक्ट रिप्रेजेंटिंग दिस कंपनी। ठीक है, जो काम ये खुद नहीं कर सकती है उसके लिए एक सब्सिडियरी कंपनी फॉर्म करके उधर से एप्लीकेशन लगा देती है। कैसे? कि सर देखो, केस का नाम क्या है, मैं एक शॉर्ट में बता रहा हूँ, बाकी तो अपन पढ़ेंगे तब। मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन 1982 का केस है। जैसे अपने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे समझो, आप लोग कोई नई गाड़ी खरीद के लाते हो, कोई भी फोर व्हीलर या टू व्हीलर। तो फोर व्हीलर के पीछे एक अपन को नंबर प्लेट, आगे और पीछे नंबर प्लेट मिलती है ना। नंबर प्लेट पे नंबर लिखा हुआ होता है ना, जिसपे मुंबई का नंबर, ठीक है, तो MH04 और ऐसे करके नंबर्स होते हैं। सर वो नंबर कौन अलॉट करता है? वो नंबर जो है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अपने इंडिया का, जो भी तुम्हारे महाराष्ट्र का है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, वो आपकी गाड़ी को रजिस्टर करता है। आपसे जो भी टैक्स वाइस, रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन टैक्स वसूलने होता है वो वसूलता है, और आपको नंबर अलॉट करता है आपकी गाड़ी को रजिस्टर करके। ठीक है सर, तो वैसा ही कुछ सीन ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन। बात समझ में आया? यस सर। तो कुछ देखो, मैं आपको बहुत वेग सा एग्जांपल दे रहा हूँ एक, बाकी तो अपन पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। नाउ, एक कंपनी थी, वो अपने खुद के व्हीकल्स के लिए लाइसेंस ऑब्टेन करना चाह रही थी। चार पांच व्हीकल्स थे उसके पास में, उसके लिए ऐसी ट्रांसपोर्ट कमीशन जो भी है, ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट, उससे लाइसेंस ऑब्टेन करना चाह रही थी। ठीक है सर, लेकिन इस कंपनी की पुरानी हरकतों को देखते हुए ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन ने इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया। नहीं भाई, हम तुम्हारे इन व्हीकल्स को रजिस्टर नहीं करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक जगह से दूसरी जगह के लिए, क्योंकि तुम्हारा काम करने का तरीका सही नहीं है। तो उन्होंने इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया हुआ था, तो ये अपने व्हीकल्स को ट्रांसपोर्टेशन के लिए रजिस्टर करा नहीं पाई। तो इस कंपनी ने क्या किया, एक सब्सिडियरी कंपनी खोली जिसपे कंट्रोल इसी का था। उस ये जो बसेस हैं इस सब्सिडियरी कंपनी में ट्रांसफर की और इस कंपनी के थ्रू एप्लीकेशन लगाई। तो ये सब्सिडियरी कंपनी जो है इस होल्डिंग कंपनी की एजेंट की तरह काम कर रही है या नहीं कर रही है? यस सर, एजेंट की तरह काम कर रही है। कारण, ये खुद जो काम नहीं कर सकती वो इस अपने एजेंट के थ्रू करा रही है। तो सर एक्चुअल में पीछे बैठे हुए लोग वही है या नहीं है? कंट्रोल इसी कंपनी का है या नहीं है? ये जस्ट सेपरेट लीगल एंटिटी के कारण इसको इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी से गलत काम करना चाह रहे हैं। क्या गलत काम करना चाह रहे हैं? कि सर जस्ट दे वांट देयर कंपनी टू, सब्सिडियरी कंपनी टू एक्ट एज एजेंट, क्योंकि वो खुद वो काम करने के लिए ब्लैक लिस्टेड है, वो खुद वो काम कर नहीं सकते। तो सर हम उस सेपरेट लीगल एंटिटी सब्सिडियरी कंपनी की मानने से मना कर सकते हैं। गॉट द पॉइंट? यस सर, क्योंकि वो कंपनी केवल और केवल तुम्हारी शॉर्टकमिंग को पूरा करने के लिए, गलत तरीके के लिए बनाई गई थी। ठीक है, बाकी तो पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। पॉइंट नंबर 4 पर भाई। In the case of Merchandise Transport Limited versus British Transport Commission 1982, a transport company wanted to obtain license for its vehicle but could not do so if applied in its own name. क्या कारण था? It कुड नॉट डू सो इफ अप्लाइड इन इट्स ओन नेम। सर कुछ भी रीजन हो सकता है, उस कंपनी ने पास्ट में गलत हरकतें की है, ब्लैकलिस्ट कर दिया गया उसको, इसलिए वो लाइसेंस अब मिल ही नहीं सकता था उसके व्हीकल्स को। तो उसने क्या किया, आगे बढ़ गई। It therefore formed a subsidiary company and the application for license was made in the name of the subsidiary. The vehicle were not to be transferred to the subsidiary company, were to be transferred to the subsidiary company. Held, the parent and the subsidiary were one commercial unit and the application for the license was rejected. Held that the parent company and subsidiary company were one commercial unit only। सब्सिडरी को फर्जीवाड़े के लिए बनाया इन्होंने।
एंड द एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस वाज रिजेक्टेड। क्यों सर? लिफ्टिंग ऑब्लिक पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल जो है ना, दोनों के पीछे हुए बैठे आदमी सेम ही थे। इन दोनों कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी मानने से मना कर दिया, दोनों एक ही है। ठीक है, असली बात कब पता पड़ी? जब पीछे बैठे हुए लोगों या पीछे क्यों, कारण समझने की कोशिश की ना, क्यों बनाई है, तो सच्चाई सामने आ गई। सच्चाई सामने आ गई तो दैट मीन्स कि सर लिफ्टिंग ऑब्लिक पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल कर दिया। ठीक है, बात पॉइंट नंबर 4 समझ में आ गया? कहाँ चले गए लोग? जश शाह कहाँ चला गया? वेयर इज? इधर ही हूँ। दिख नहीं रहा है यार, कहाँ चला गया? हाँ अब दिख रहा है। जश शाह यस सर। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? या साइंस लेगा? सब आ गया। नहीं नहीं, आप सिखा रहे तो आएगा ही ना सर। हाँ, आज सवेरे से कोई मिला नहीं क्या बटरिंग करने को, या चाय नहीं पी क्या किसी ने साथ में? है नहीं, प्रिया मिस आपने को ये बोलता सही रहेगा नहीं नहीं आप बताया। मेरे फेवरेट टीचर हो, मुझे बोलता है आप मेरे फेवरेट टीचर हो, आप समझ रहे, सब समझ में आएगा। है, कौन सा बटर खाता है? अमूल बटर खाता है या कोई लोकल दूसरा बटर खाता है? अमूल हम्म। बटर सर। अच्छा, अमूल अमूल। श्रुति खरतड़े, तेरे को आ रहा है या नहीं आ रहा है समझ में? ठीक है, बीच में कौन डिस्टर्ब करने आ जाता है बार बार? हम्म। मेरी बहन पर। अच्छा, क्या एक फीस में दो जने तो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं? हम्म। नहीं सर, वो लॉ स्टूडेंट है तो वो पूछ रही थी कि क्या चल रहा अच्छा अच्छा, फिर तो मुझे बहुत ध्यान से पढ़ाना पड़ेगा भाई तेरे को। है। चलो, पीछे टी शर्ट किसका लगा हुआ है? सचिन तेंदुलकर का है सर। सचिन तेंदुलकर का है? अच्छा ठीक है, ओके, नन ऑफ माई बिजनेस। आ जाओ पॉइंट नंबर 5 पे चलते हैं, लास्ट पॉइंट पे। कि सर पांचवा इंस्टेंस जहां पर लिफ्टिंग ऑब्लिक पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल होता है, वेयर द कंपनी इज फॉर्म्ड फॉर सम फ्रॉड और फॉर डूइंग सम इम्प्रॉपर कंडक्ट और टू डिफीट द लॉ। कल मैंने एक एग्जांपल दिया था आप लोगों को, जिसमें एंसल फर्नांडिस, ऋचा वांगड़ और श्रुति खरतड़े मिलके कंपनी बनाते हैं। ठीक है, कंपनी का उद्देश्य क्या होता है? लोगों से डिपॉजिट लेंगे, एक दिन वन फाइन डे अपन वो डिपॉजिट लेके भाग जाएंगे, फ्रॉड करेंगे लोगों के साथ में। ठीक है, तो फिर बोलेंगे ये तो कंपनी ने आपका पैसा खाया है, हमने थोड़ी खाया है, तो कंपनी को पकड़ो। अरे, लिफ्टिंग ऑब्लिक पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल करके पीछे जो सही में लोग हैं उनको पकड़ा जाएगा। फ्रॉड के लिए कंपनी बनाई है, या फिर कोई इम्प्रॉपर कंडक्ट के लिए कंपनी बनाई है, ठीक है, या फिर आ, कोई लॉ को हराने के लिए, लॉ के किसी प्रोविजन को धत्ता बताने के लिए, खराब करने के लिए, हराने के लिए, आपने पतली गली के लिए निकालने के लिए यदि ये कंपनी का फॉर्मेशन किया है, तो सर लिफ्टिंग ऑब्लिक पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल करके सही में जो पोजीशन है वो देखी जाएगी। पढ़ गई इसको? Company formed for fraud slash improper conduct or to defeat law, where the device of incorporation is adopted for some illegal or improper purpose. Example, to defeat or circumvent law, to defraud creditors, or to avoid legal obligations. Guilford Motor Company versus Horn. जब भी कोई कंपनी कोई फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए, कोई इम्प्रॉपर कंडक्ट के लिए, या फिर किसी लीगल प्रोविजन को डिफीट करने के लिए बनाई जाती है, तो फिर हम उस कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी को मानने से मना कर सकते हैं। केस का नाम है गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस बॉन्ड। केस की कोई ज्यादा डिटेल दी नहीं गई है, लेकिन जब भी ये पॉइंट आए इस केस, इन तीनों में से कोई भी पॉइंट लगे, इस केस का नाम जरूर जरूर मेंशन करना। जो मैं आपको क्वेश्चन बैंक कराऊंगा ना, एसोसिएटेड क्वेश्चंस कराऊंगा ना, तब उसमें इस केस का मतलब इन पांचों में से कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम में लिफ्टिंग ऑब्लिक पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल और कॉर्पोरेट वेल का कंसेप्ट हो गया खत्म। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है सर? व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट वेल, which are the various instances जहां पर separate legal entity of a company can be disregarded। तो वो क्या पूछ रहा है? लिफ्टिंग ऑब्लिक पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल के वो 5 इंस्टेंसेस कौन से, उनकी डिटेल पूछ रहा है। बहुत बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है ऐसे इस तरीके से। तो जब भी वो आए तो उनसे जो भी सिचुएशन है उससे रिलेटेड केस लॉ जरूर लिखना है। जैसे कॉर्पोरेट वेल है तो सर सोलोमन वर्सेस सोलोमन वर्क का नाम आएगा। लिफ्टिंग ऑब्लिक पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल है तो उसमें अभी आपको जो 5 इंस्टेंसेस बताए उसमें जो भी केस लग रहा है उसका नाम जरूर बताना। नंबर 2,
सर ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, इंडिविजुअल एक पॉइंट पे पूछ लिया, जैसे दिनशो मानिक जी पेटेट केस जैसी एक सिचुएशन देके आपसे पूछ लिया कि अब इसमें क्या किया जाए, तो आपको नाम बताना है सबसे पहले तो एज पर प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 पूरा लिखना, COMPANIES कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है सर। इट इज अ केस ऑफ लिफ्टिंग ऑब्लिक पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। कॉर्पोरेट वेल का पहले थोड़ा सा मतलब समझाओगे कि सेपरेट लीगल एंटिटी, केस का नाम मेंशन करोगे, फिर लिफ्टिंग ऑब्लिक पियर्सिंग के जिस प्रोविजन से के बारे में पूछा गया है ना कि सर टैक्स इवेजन के लिए इस कंपनी का फॉर्मेशन किया गया और कोई पर्पस नहीं था, केवल टैक्स को इवेड करने के लिए बनाया गया है, और ब्रैकेट में लिखोगे दिनशो मानिक जी पेटेट केस। बस इतना ना, मेन उस केस में ये 2 लाइन हुई, ये पूरा केस समझाने की जरूरत नहीं है। केस का नाम लिखा ब्रैकेट में, उससे रिलेटेड जो 2-4 इंपॉर्टेंट बातें हैं वो बताई, और आपका नंबर मतलब आंसर पूरा। आप रिपीट कर सकते हैं? क्या रिपीट करना है जश? कौन से 2 लाइन लिखने का है? एक जो भी कंपनी उस एक्ट पॉइंट, 2013। जो भी उससे रिलेटेड, उस क्वेश्चन के आंसर से रिलेटेड जो भी पर्टिनेंट बात है ना, 3-4 पॉइंट्स में जो भी कवर करना है वो करो। यदि क्वेश्चन 7 नंबर का है तो हम पूरी डिटेल में कवर करेंगे, यदि क्वेश्चन 4 या 3 नंबर का है तो हम थोड़ी कम डिटेल में कवर करेंगे। ये हमारे विवेक पे निर्भर करता है कि हमें कितना नंबर का क्वेश्चन है उसमें। अब मैं 3 नंबर वाले में 7 नंबर वाला जितना लिखने लगूंगा तो मैं आई एम नॉट डूइंग द करेक्ट थिंग, नो। बात समझ रहा है मेरी? तो उसमें टाइम वेस्ट होगा और एग्जामिनर को भी लगेगा इसको एग्जैक्ट टू द पॉइंट नहीं आता था तो ये पूरी कहानी चिपका रहा है, जबकि हमको कुछ जगह पे प्रिसाइज होने की जरूरत है, कुछ जगह पे लेंदी होने की जरूरत है, ठीक है जी। तो हमको क्या करना है सर, एक तो एग्जाम में सबसे पहले तो उस कंसेप्ट, मान लो 7 नंबर का क्वेश्चन आया तो सर कॉर्पोरेट वेल का पूरा तो मैं कंसेप्ट समझाऊंगा पूरा, कि सर सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, फिर उसका रिलेटेड केस लॉ सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिख दूंगा। कीवर्ड जो भी होते हैं ना वो सारे आने चाहिए हर एग्जाम में। मैं आपको, मैंने पिछले चीजों में बताया ना कीवर्ड्स क्या होते हैं, हाँ सर। तो उस आंसर से रिलेटेड यदि कोई कीवर्ड है तो वो आने चाहिए। यस सर। सर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन भी करना, ताकि एग्जामिनर को एक बार में 500 से 1000 कॉपीज चेक करनी होती है, ठीक है। तुम्हारी कॉपी में यदि तुम बताओगे देखो मैंने अंडरलाइन करके मैं तुमको बता रहा हूं कि इस कॉपी में वो चीज लिखी है, तुम्हारी ड्यूटी है उसका ध्यान अट्रैक्ट करना कि मैंने आंसर में जो रिक्वायर्ड है वो लिखा है। कैसे ध्यान अट्रैक्ट करोगे? अंडरलाइन करके, ठीक है। तो वो तुमको करना चाहिए, कीवर्ड्स लिख के उसको अंडरलाइन, ठीक है। कोई केस लॉ है उससे संबंधित तो वो केस लॉ का नाम ब्रैकेट में लिखना है, पूरी डिटेल की जरूरत नहीं होती है। उस केस में हुआ क्या था वो एक लाइन में, और उसमें उसका नाम, जैसे सेपरेट कंपनी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी, बस इतना सही तो लिखना होता है, ठीक है। फिर जो भी है मतलब उस केस से रिलेटेड जो भी बातें हैं कि सर इसमें लिफ्टिंग ऑब्लिक पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल होएगा क्योंकि ये तो टैक्स इवेजन के लिए बनी है, और दिनशॉ मानिक जी पेटेंट केस ब्रैकेट में ऐसा लिख के, तो सर सेपरेट लीगल एंटिटी को आप अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चंस मेनली 3 प्रकार के आते हैं एग्जाम में। कैसे, कौन कौन से 3-4 तरीके के? कि सर एक तो होता है कंपैरेटिव क्वेश्चन, जैसे कि फॉर एग्जांपल जस्ट आपको समझने के लिए बता रहा हूं, कंपनी और पार्टनरशिप में क्या फर्क होता है 1932 वाले में, फॉर एग्जांपल। तो सर कंपैरेटिव क्वेश्चन को हमको 3 कॉलम टेबुलर फॉर्मेट में आंसर करना है, 3 कॉलम टेबल फॉर्मेट में आंसर करना है। यहां आ जाएगा बेसिस ऑफ डिफरेंस, ठीक है, कि सर नंबर ऑफ मेंबर्स या पार्टनर्स कि सर इसमें इतने होते हैं इसमें इतने होते हैं, ऐसे आप समझ गए मेरी बात। तो सर जब कंपैरेटिव क्वेश्चन आए तो उसको टेबल फॉर्मेट में आंसर करोगे तो ज्यादा नंबर मिलेंगे, वो भी 3 कॉलम वाली, ठीक है, या बेसिस और इसमें ये पॉइंट इसमें ये पॉइंट। दूसरा क्वेश्चन आता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन, उसमें तो तुम लोग जानते ही हो कहाँ क्या कितना लिखना है, कीवर्ड्स लिखना है, कोई रिलेटेड केस लॉ है तो वो लिख देना है, कीवर्ड्स अंडरलाइन कर देना है। rather than writing in paragraphs, try to write in pointers, rather than writing in paragraph try to write in pointers, तो नंबर ज्यादा मिलेंगे। तीसरे वैरायटी का क्वेश्चन आता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन। प्रैक्टिकल क्वेश्चन या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में एक सिचुएशन देके पूछेंगे बताओ आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, बताओ इस केस में क्या होना चाहिए। तो सर जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होता है ना उसको 3 पार्ट्स में अटेंड करते हैं।
केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में सबसे पहला तो पार्ट मैं कराऊंगा आपको ये सब अभी। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में सबसे पहला पार्ट होता है प्रोविजन एंड एनालिसिस, सेकेंड पार्ट होता है फैक्ट्स ऑफ द केस, और तीसरा पार्ट होता है कंक्लूजन। ठीक है, तो सर मान लो उसने आपसे दिनशॉ मानिक जी पेटेंट वाली सिचुएशन पे क्वेश्चन पूछ लिया। एक आदमी था, बहुत डिविडेंड इनकम और मिलती थी, उसने कंपनियां बनाई, इनमें वो डिविडेंड इनकम ट्रांसफर कर दी, वापस लोन जैसे ले लिया और वापस वो लोन चुकाता ही नहीं था। तो अब बताइए ये क्या हो रहा है, क्या इसको कंपनी लॉ के हिसाब से क्या किया जाए? तो आपको लिखना है एज पर प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 दिस इज अ सिचुएशन पर्टेनिंग टू लिफ्टिंग ऑब्लिक पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। टॉपिक एक तो एक्ट का नाम लिया एज पर प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, एक्ट बताना, प्रोविजन कौन से एक्ट का प्रोविजन है कि सर लिफ्टिंग ऑब्लिक पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, टॉपिक बताना कि सर ये टैक्स इवेजन का केस है, और ब्रैकेट में नाम लिखोगे केस का, दिनशॉ मानिक जी पेटेंट केस। ठीक है, फिर फैक्ट्स ऑफ द केस की एक आदमी था, उसने इनकम थी, उसने कंपनी बनाई, ऐसे 2-3 पॉइंट्स में फैक्ट्स ऑफ द केस, और कंक्लूजन में सर कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया जाएगा और दोनों को अलग अलग मानने से मना किया जाएगा और एक ही मान के टैक्सेशन किया जाएगा। समझ में आया प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कैसे अटेंड करना है? टक टक टक। ठीक है, कंपैरेटिव क्वेश्चन को कैसे अटेंड करना है? सर 3 कॉलम टेबुलर फॉर्मेट में अटेंड करना है। सर थ्योरेटिकल क्वेश्चन को कैसे अटेंड करना है? पैराग्राफ फॉर्मेट में नहीं, पॉइंटर्स में अटेंड करो और कीवर्ड्स लिखो, कोई केस बनता है केस लिखो, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चंस को अटेंड करने का अलग अलग तरीका है जिसके अनुसार तुमको नंबर मिलेंगे। गॉट द पॉइंट और नॉट? यस। चलिए जी, आज के लिए इतना बहुत है, बाकी का अपन कल करते हैं।